हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रवि फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूनिट वाइज होने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फार्माकोग्नोसी के जो कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक जो भी शॉर्ट टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे हमने सारा कुछ कवर किया। उसका वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1 से लेके यूनिट 3 तक इस वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 4 और यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो शुरू होती है, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड गिव इट्स टाइप। इस क्वेश्चन में बताना है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो दीज आर दोज मॉलिक्यूल दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर ओनली इन देयर एटम अरेंजमेंट इन स्पेस। तो जो हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन इनका जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है, और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप। जो हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं या स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है ऑप्टिकल आइसोमर और दूसरा होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर। इनको हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें देखेंगे, आगे जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनमें इनके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है ये किसी भी मॉलिक्यूल की एबिलिटी होती है कि वो किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सके। अगला क्वेश्चन है डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमर्स विथ एग्जांपल। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विच हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट दे डिफर इन देयर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, बट उनका जो डायरेक्शन होता है प्लेन पोलराइज को रोटेट करने का वो अलग होता है, यानी डिफर होता है। इसका एग्जांपल है लैक्टिक एसिड। यहाँ पे आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो लैक्टिक एसिड का। यहाँ पे डी लैक्टिक एसिड और यहाँ पे एल लैक्टिक एसिड है। डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल मतलब लिबो रोटेटरी। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इनेंशियोमर एंड डाई स्टीरियो आइसोमर्स। तो इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। तो जो हमारे इनेंशियोमर होते हैं वो एक तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, लेकिन वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, यानी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। जैसे कि हमारे जो दोनों हैंड्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ये आप आपस में एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल वैसे ही जो हमारे इनेंशियोमर्स होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। इनेंशियोमर्स हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी। तो जो हमारे इनेंशियोमर होते हैं उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, जैसे कि उनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया और उनकी सॉलिबिलिटी हो गई। उसके बाद डाई स्टेरियो आइसोमर। तो दे आर ऑप्टिकल आइसोमर विच हैव नाइदर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर नॉट सुपर इम्पोजेबल। तो जो हमारे डाई स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ये भी ऑप्टिकल आइसोमर्स ही होते हैं, लेकिन ये ना तो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के और ना ही सुपर इम्पोजेबल होते हैं। यहाँ पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। उसके बाद जो है डाई आइसोमर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक सॉलिबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हमारे डाई स्टीरियो आइसोमर होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, जैसे कि उनका सॉलिबिलिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया और बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि क्या क्या कंडीशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए। तो उसमें फर्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमर शुड हैव वन और मोर कायरल कार्बन। तो जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर होंगे जब उनमें कोई भी एक या फिर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। दूसरा कंडीशन क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर डज नॉट पोजेसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो प्लेन ऑफ सिमेट्री को कंटेन या पोजेस नहीं करते। थर्ड कंडीशन क्या है, द मिरर इमेज ऑफ मॉलिक्यूल शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल ओवर ईच अदर। तो जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। उसके बाद जो इसमें 6 क्वेश्चन है, व्हाट आर मीसो कंपाउंड्स एंड व्हाई दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो ये मीसो कंपाउंड हैव 2 और मोर कायरल सेंटर बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इट हैज़ एन इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो हमारे मीसो कंपाउंड्स होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा
कैरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें एक इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो टार्टेरिक एसिड, जो कि हमारा यहाँ पे इसका एग्जांपल होगा। आप स्ट्रक्चर उसका देख सकते हो, ईच हाफ इज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो जो इसका अलग जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बीच में से इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। उसके बाद जो इसमें अगला क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा है इन दोनों में डिफरेंस, तो आप इसको भी ज़रूर से अच्छे से देख लेना। तो कायरल मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोजिबल। तो कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, लेकिन ये सुपर इम्पोजिबल नहीं होते। एग्जाम्पल आप लैक्टिक एसिड लिख सकते हो, यहाँ पे आप उसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। तो जो हमारे कायरल मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। अगला है ए कायरल मॉलिक्यूल। तो दोज मॉलिक्यूल विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड ऑल्सो सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। तो ए कायरल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आप अपने मिरर इमेज के जो उनका मिरर इमेज होता है वो भी होता है और वो आपस में क्या होते हैं, सुपर इम्पोजिबल भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन। यहाँ पे उसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो नीचे, ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन का। तो ये तो हो गया ए कायरल। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डी एंड एल नोमेनक्लेचर। इस क्वेश्चन में डी और एल नोमेनक्लेचर के बारे में बताना है कि एल नोमेनक्लेचर क्या होता है, डी नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो डीएल सिस्टम इज अ नोमेनक्लेचर मेथड ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन विच अ मॉलिक्यूल इज नेम बाय रिलेटिंग इट टू ग्लिसरल एल्डिहाइड। तो जो हमारा डीएल सिस्टम होता है ये एक तरीके का मेथड होता है नोमेनक्लेचर का, जो कि ऑप्टिकल आइसोमर के लिए किया जाता है। इसमें हम लोग बेसिकली किस तरीके से उसको नोमेनक्लेचर करते हैं इसका, तो उसका नोमेनक्लेचर हम लोग ग्लिसरल एल्डिहाइड के बेसिस पे करते हैं। डी फ्रॉम लैटिन डेक्स्टर, यानी डी का मतलब होता है लैटिन वर्ड, डेक्स्टर का मतलब राइट, और एल फ्रॉम लैटिन लेवस मतलब होता है लेफ्ट। तो ग्लिसरल एल्डिहाइड इज ए कायरल मॉलिक्यूल विच इज यूज एज अ रेफरेंस। तो यहाँ पे जो हमारा ग्लिसरल एल्डिहाइड होता है उसको एज अ रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेसमिक मॉडिफिकेशन या फिर रेसमिक मिक्सचर, या इसको और तरीके से भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, डिफाइन रेसिमाइजेशन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेसमिक मिक्सचर इज द इक्विमोलिकुलर ऑफ टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, वन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड अदर इज लिबोरोटेटरी विच कैन नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट ड्यू टू म्यूचुअल कैंसिलेशन। तो जो हमारा रेसमिक मिक्सचर होता है वो इक्विमोलर मिक्सचर होता है दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, जिसमें जो हमारा एक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, और अदर जो कंपाउंड होता है या दूसरा जो हमारा कंपाउंड होता है वो होता है लिबोरोटेटरी, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो म्यूचुअल कैंसिलेशन हो जाता है उसकी वजह से ये क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये कैंसिल नहीं कर पाते। यहाँ पे एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है जिसको मतलब आप समझ सकते हो प्लस, और लिबोरोटेटरी मतलब माइनस। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाते। एंड द प्रोसेस ऑफ रेसमिक मिक्सचर फॉर्मेशन इज कॉल्ड रेसमिमाइजेशन। तो इस जो रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डी है यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिबोरोटेटरी, और यहाँ पे हमारा डीएल मिक्सचर बन गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पार्शियल एंड एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो पार्शियल सिंथेसिस क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन विच वन इनएंशियोमर ऑब्टेन इन हायर अमाउंट एंड अदर इन लेस अमाउंट। तो पार्शियल सिंथेसिस जो होती है वो एक तरह की सिंथेसिस होती है, यानी एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, जिसमें जो हमारा एक इनएंशियोमर होता है वो ज़्यादा अमाउंट में बनता है और दूसरा वाला जो होता है वो लेस अमाउंट में बनता है। वहीं जो हमारा एब्सोल्यूट सिंथेसिस होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बट ओनली वन टाइप ऑफ इनएंशियोमर प्रोड्यूस। तो जो हमारा एब्सोल्यूट सिंथेसिस होता है ये भी एक तरीके का सिंथेसिस होती है या फिर सिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें हमारा एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनता है, लेकिन इसमें केवल एक तरह के इनएंशियोमर ही बनते हैं, या तो वहाँ पे डी बनेगा या फिर एल बनेगा, जो कि पूरा 100% होगा। यहाँ से हमारी अब यूनिट 2 स्टार्ट होती है, जिसमें इसमें पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट आर सिस एंड ट्रांस आइसोमर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, या फिर आपको एक्सप्लेन जियोमेट्रिकल आइसोमर विथ एग्जांपल के नाम से भी पूछ सकता है। दोनों ही क्वेश्चन में बिल्कुल आपको सेम ही चीज़ लिखनी होती है। तो दोज मॉलिक्यूल विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। तो जो हमारे
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जो उनका एटम का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो द आइसोमर इन विच टू सिमिलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए डबल बॉन्ड आर नोन एज सिस आइसोमर। तो जो हमारे सिस आइसोमर होते हैं वो ऐसे आइसोमर होते हैं जिसमें जो सिमिलर टाइप के एटम या फिर जो ग्रुप होते हैं वो सेम साइड अटैच होते हैं डबल बॉन्ड के जो कार्बन के बीच में होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस आइसोमर। द आइसोमर इन विच टू सिमिलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम लाई एंटी टू ईच अदर ऑफ ए डबल बॉन्ड आर नोन एज ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर होते हैं जिसमें हमारा जो सिमिलर एटम या फिर सिमिलर जो ग्रुप होते हैं वो अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं डबल कार्बन के। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो। यहाँ पे क्या है? सिस में क्या है? जो हमारा CH3 ग्रुप है और CH3 जो ग्रुप है वो सेम साइड ही प्रेजेंट है। वहीं जो ट्रांस आइसोमर होता है उसमें क्या होता है? अपोजिट साइड में प्रेजेंट होता है। जैसे CH3 यहाँ पे इधर है और इधर CH3 इधर है, तो दोनों क्या है? आपस में अपोजिट हैं। तो ये ट्रांस आइसोमर है और ये सिस आइसोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन E एंड Z आइसोमर विथ एग्जाम्पल। तो G आइसोमर का मतलब होता है एंटीजेन, जिसका मतलब होता है अपोजिट साइड। E आइसोमर दोज वेयर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एंड अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन। तो जो हमारे E आइसोमर होते हैं वो ऐसे आइसोमर होते हैं जिसमें जो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या है? Cl है और Br है। तो ये दोनों क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट हैं, ये बिल्कुल सेम साइड नहीं है। वहीं जो जो हमारा जेड आइसोमर होता है जिसको हम लोग जुसामेन नाम से भी बोलते हैं, यानी सेम साइड। तो ऐसे आइसोमर जो हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होते हैं वो बिल्कुल सेम साइड प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर Br प्रेजेंट है और इधर Cl Cc कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एट्रोप आइसोमरिज्म। तो एट्रोप आइसोमर आर दोज आइसोमर विच अराइज ड्यू टू हिंडर्ड रोटेशन इन ए सिंगल बॉन्ड। तो जो हमारा एट्रोप आइसोमर होते हैं वो ऐसे आइसोमर होते हैं जो कि अराइज होते हैं हिंडर रोटेशन इन ए सिंगल बॉन्ड की वजह से। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो बाईफेनिल कंपाउंड। बाईफेनिल कंपाउंड के नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होता है? इज अ रिएक्शन इन विच ओनली अ सिंगल स्टीरियो आइसोमर इज प्रोड्यूस रेदर देन ए मिक्सर। तो हमारे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल तरीके का हमारा स्टीरियो आइसोमर जो होता है वो बनता है, ना कि वो किसी मिक्सर में बनता है। यानी वो मिक्सअप नहीं होता, कोई सिंगल ही हमारा स्टीरियो आइसोमर बनता है। आप एग्जांपल देख सकते हो, ट्रांस 2 ब्यूटेन से क्या बन रहा है? यहाँ पे 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि बिल्कुल 100% है Br2 के प्रेजेंस में। वहीं जो हमारे स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होता है वो भी एक तरीके का रिएक्शन होता है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा जो हमारे आइसोमर बनते हैं, जिसमें हमारा जो एक आइसोमर होता है वो हायर अमाउंट में यानी ज़्यादा अमाउंट में बनता है और दूसरा वाला जो आइसोमर होता है वो लो अमाउंट में बनता है या लेस अमाउंट में बनता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोपीन है, यहाँ से क्या बन रहा है? HCl के प्रेजेंस में 2 क्लोरोप्रोपेन जो कि 95% है और 1 क्लोरोप्रोपेन जो कि 5% है। तो ये इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द कॉन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन। इस क्वेश्चन में हम लोग को इथेन का कॉन्फॉर्मर्स ड्रॉ करना है। तो द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन स्पेस अबाउट CC सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशन। तो इसमें जो कॉन्फॉर्मर्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। जो हमारे एटम का अरेंजमेंट होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्फॉर्मेशन। इथेन मॉलिक्यूल शो 2 कॉन्फॉर्मेशन। जो हमारा इथेन मॉलिक्यूल होता है वो 2 तरीके का कॉन्फॉर्मेशन शो करता है। फर्स्ट है स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। उसके बाद अगला है स्क्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, उसका एग्जांपल भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो H है काफ़ी ज़्यादा इसके क्लोज में है और फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो यहाँ पे जो H है वो दूर दूर है। तो ये दोनों के एग्जांपल हो गए। यहाँ से हमारे यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन में बताना है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हेट्रो एटम सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देयर रिंग। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा जो हमारा हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है। जैसे वो हेट्रो एटम ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है या फिर सल्फर हो सकता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, पायरोल हो गया, फ्यूरेन हो गया, थायोफीन हो गया या फिर पायरिडीन हो गया। जो पायरोल और फ्यूरेन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 या फिर 10 मार्क्स में इसके बारे में डिटेल में पूछता है।
तो आप इसको ज़रूर से चेकआउट कर लेना, लॉन्ग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गिव द सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायरोल। तो यहाँ पे हम लोग पायरोल का सिंथेसिस और उसका मेडिसिनल यूज़ देख लेते हैं शॉर्ट में, और उसके बाद आप इसको ज़रूर डिटेल में देख लेना, इसकी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सब के बारे में यहाँ पे सिंथेसिस और उसका मेडिसिनल यूज़ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सिंथेसिस ऑफ पायरोल कैसे होता है, फ्यूरेन ऑन हीटिंग विथ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ अल्मुना या फिर Al2O3 एट 400 डिग्री सेल्सियस गिव पायरोल। तो जो हमारा पायरोल की सिंथेसिस होती है वो फ्यूरेन से होती है, जब हम लोग फ्यूरेन को हीट करते हैं अमोनिया के प्रेजेंस में और Al2O3 के प्रेजेंस में 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा वहाँ पे पायरोल का सिंथेसिस होती है। यहाँ पे आप उसकी रिएक्शन देख सकते हो। अगर इसके मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो यूज इन द सिंथेसिस ऑफ अटोरवास्टैटिन, कैट्रोलैक, प्रोसाइक्लिडिन और एक्लोपाई पैराजोल के सिंथेसिस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीम, क्लोरोफिल, विटामिन बी 12 एंड बाइल पिगमेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है हीम में, क्लोरोफिल में, विटामिन बी 12 में और बाइल पिगमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द सिंथेसिस ऑफ फ्यूरेन एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ फ्यूरेन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को फ्यूरेन का सिंथेसिस बताना है और उसका मेडिसिनल यूज बताना है। तो यहाँ पर हम लोग इसका शॉर्ट में देख लेते हैं सिंथेसिस और मेडिसिनल यूज। आप इसको भी जरूर से लॉन्ग में चेकआउट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्यूरेन, जो कि 7 या फिर 10 मार्क्स में इससे क्वेश्चन पूछता है। तो फ्यूरेन इज ऑब्टेन व्हेन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फरफ्यूरल इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम एंड चारकोल। तो जो हमारा फ्यूरेन होता है, जब हम लोग फरफ्यूरल का डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं प्लेडियम और चारकोल के प्रेजेंस में, तो हमारा वहाँ पे क्या बनता है, फ्यूरेन बनता है या फिर फ्यूरेन हमारा ऑब्टेन होता है। अगर इसके यूजेस की बात करें, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ रेजिन्स, टर्पिनॉइड्स एंड फर्टिलाइजर। तो जो हमारा फ्यूरेन होता है इसका इस्तेमाल हम लोग रेजिन्स में करते हैं, रेजिन के प्रोडक्शन में, टर्पिनॉइड या फिर फर्टिलाइजर को बनाने में या फिर प्रोड्यूस करने में इसका यूज किया जाता है। फ्यूरेन यूज इन सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोफ्यूराजोन, एस्कॉर्बिक एसिड, डाइनिटिडीन। तो इसमें इसका भी यूज किया जाता है हमारा फ्यूरेन का, नाइट्रोफ्यूरेन, एस्कॉर्बिक एसिड और डाइनिटिडीन के सिंथेसिस में। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है गिव द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ थायोफिन। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट में ही पूछता है, लॉन्ग में उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पायरोल और फ्यूरेन को जरूर से लॉन्ग में चेकआउट कर लेना। यहाँ पे हम लोग थायोफिन को शॉर्ट में कवर कर लेते हैं। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज फ्रॉम एन ब्यूटेन एंड सल्फर हीटेड एट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जो हमारा थायोफिन होता है वो किस तरीके से सिंथेसाइज किया जाए, जब हम लोग एन ब्यूटेन को सल्फर के प्रेजेंस में हीट करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, थायोफिन की सिंथेसिस होती है, उसके बाद H2S भी यहाँ पे रिलीज होता है। उसके बाद अगर इसके यूजेस की बात करें, थायोफिन इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोटाइजा पाम, सोप्रोप्रोफेन और टेक्रिनाफेन के सिंथेसिस में इसका यूज किया जाता है थायोफिन का। तो ये तो इसका यूज हो गया। अगला क्वेश्चन है गिव द ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन। इस क्वेश्चन में हम लोग को पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन की एरोमेटिसिटी बतानी है, उसकी रिएक्टिविटी बतानी है। तो ये क्वेश्चन कई बार 7 मार्क्स में भी पूछ सकता है। यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप इसको लॉन्ग में बना के लिख सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी की बात करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ नेगेटिविटी देख लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी किसकी होगी, ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद सल्फर की। तो वैसे ही जो हमारा थायोफिन होगा उसकी सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी होगी, उसके बाद पायरोल है और लास्ट में हमारा फ्यूरेन जिसकी सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी होगी। अगर इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो पायरोल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद फ्यूरेन और उसके बाद थायोफिन। ईजिली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं।